स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इन आवर चैप्टर इज द किरचॉफ्स लॉ। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास किरचॉफ्स के दो रूल्स हैं। किरचॉफ्स रूल्स स्टूडेंट्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो और वहाँ पर ओम्स लॉ का यूज़ करके डायरेक्टली हम कैलकुलेशन अगर ना कर पाएँ तो वहाँ पर हम स्टूडेंट किसका यूज़ करते हैं, किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट स्टूडेंट्स मतलब जैसे कि अगर हम ये कहें कि एक ही सर्किट में हमारे पास एक से ज़्यादा बैटरी है, कई वहाँ पर करंट के अलग अलग रास्ते हमें मिल रहे। मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास एक ये क्या है, एक सर्किट है, ये EMF E1 EMF E2, ये रजिस्टर R1 R2 R3 और मान लीजिए करंट इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, ये I1 करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से हमारा मान लीजिए I2 करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और इसमें I3 करंट ऐसे जा रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम इस सर्किट को देखते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है हमारा, एक सिंपल सर्किट नहीं है। तो इन सर्किट में रेजिस्टेंस, EMF और करंट या फिर किसी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इन टर्म्स को यानी करंट, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम किरचॉफ्स रूल का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, किरचॉफ्स रूल को समझने से पहले हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कि किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट इलेक्ट्रिक नेटवर्क स्टूडेंट क्या है, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। मान लीजिए बहुत से इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स है, उसका जो कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास एक सर्किट होगा, उस सर्किट को, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड एक सिस्टम है जिसको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। एक सिंपल हमारा सिंपल भी हमारे सर्किट है जो हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। अगर हम मान लीजिए एक हमारे पास कोई बैटरी है, वहाँ पर एक कोई रजिस्टर है, इस तरीके से ये तो हमारा स्टूडेंट क्या हुआ, एक सिंपल सर्किट है। इसमें हम ओम्स लॉ का यूज़ करके कोई भी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हम इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में ओम्स लॉ का डायरेक्ट यूज़ नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है जंक्शन। तो स्टूडेंट जंक्शन का जो सिंपल मीनिंग है जो हम जनरली यूज़ करते हैं, जैसे कि रेलवे जंक्शन आपने सुना होगा, वहाँ पे जंक्शन का मीनिंग होता है ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ से हम ट्रेन को चेंज करते हैं। यानी ट्रेन को चेंज करने का मतलब है कि वहाँ से, उस रेलवे स्टेशन से हम अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो उस रेलवे स्टेशन को क्या कहते हैं, रेलवे जंक्शन बोलते हैं। स्टूडेंट, जंक्शन का मीनिंग सिंपल ऐसा है कि ऐसी जगह जहाँ से दो से ज़्यादा रास्ते हमें जाने के लिए मिलते हैं, तो उसको हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। सेम इसी तरीके से जंक्शन को हम इलेक्ट्रिक सर्किट में भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में जंक्शन का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से करंट के मूव होने के दो से ज़्यादा रास्ते हमें मिलते हो। जैसे कि अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ तो स्टूडेंट यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में भी ऐसे जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो यहाँ पे करंट के दो से ज़्यादा रास्ते हुए। लेकिन अगर स्टूडेंट मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो करंट ऐसे जा सकता है या फिर ऐसे जा सकता है। ये पॉइंट स्टूडेंट हमारा जंक्शन नहीं होगा। जंक्शन क्या होगा, ये होगा जहाँ से करंट का एक ये डायरेक्शन हो सकती है, ये डायरेक्शन हो सकती है, ये डायरेक्शन है, अलग अलग डायरेक्शन में हमारा करंट क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। तो उसको स्टूडेंट हम बोलते हैं जंक्शन। और इसकी एक स्टेटमेंट भी है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर ज्वाइंट टुगेदर इज ए जंक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे कि एक ये पॉइंट है या फिर इस पॉइंट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे एक ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर यानी दो से ज़्यादा हमारे पास क्या है, अलग अलग कंडक्टर्स जॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, जंक्शन कह सकते हैं। और जंक्शन का मीनिंग सिंपल सा ये है कि वहाँ से दो से ज़्यादा हमें क्या मिलेंगे, करंट के रास्ते मिल सकते हैं। इस डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स
लूप और मैश। तो स्टूडेंट लूप और मैश का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक क्लोज्ड पाथ। जैसे कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, इस सर्किट में इस एक पॉइंट को हमने मान लीजिए एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से हम ऐसे चले और ऐसे रोटेट होके वापस इसी पॉइंट पर आ गए। तो इस पूरे पाथ को हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड लूप। इसको कहेंगे लूप या फिर मैश। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो लूप या फिर मैश है वो क्या है, एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज कॉल्ड लूप और मैश। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये मैश हुआ, हम यहाँ पे भी कह सकते हैं, इसमें किसी भी पॉइंट से मान लीजिए हम ऐसे मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये भी हमारा क्या हुआ, एक और लूप हुआ। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या क्या है, लूप है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अ ब्रांच। तो स्टूडेंट यहाँ पे ब्रांच क्या है, ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क में दो जंक्शन के बीच का जो पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। जैसे कि एक जंक्शन हमारे पास स्टूडेंट ये है, दूसरा जंक्शन ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम क्या कहेंगे, इस सर्किट का एक ब्रांच कहेंगे। ये क्या है, इस सर्किट की ब्रांच। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये कुछ टर्म्स थी रिलेटेड टू किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है, तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को स्टूडेंट हम जंक्शन रूल या फिर करंट रूल भी कहते हैं। और स्टूडेंट ये जो करंट रूल है या फिर जंक्शन रूल है, ये किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। तो स्टूडेंट इसकी कई स्टेटमेंट्स हैं, इसमें हमारे पास हमने लिखी हुई है यहाँ पे। पहली जो स्टेटमेंट है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज ज़ीरो। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी सर्किट में किसी भी जंक्शन पर जो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। और इसको हम दूसरे तरीके से भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग दैट जंक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम दो तरीके से किसी को भी आप फॉलो कर सकते हो, दोनों का मीनिंग क्या आता है, सेम होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको जंक्शन रूल को समझने से पहले हमें इसके कुछ साइन कन्वेंशन समझने होंगे। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फिर हम उस रूल को एक्सप्लेन करते हैं कि ये रूल क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन को यूज़ कर सकते हैं। पहले जहाँ पे दो रूल है ना, करंट फ्लोइंग टुवार्ड्स द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव। यानी मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई भी जंक्शन है, जंक्शन की तरफ जाने वाले करंट को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। एंड द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन एज नेगेटिव। और जो जंक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करेंगे उसको हम स्टूडेंट क्या कहेंगे, जो जंक्शन से अवे फ्रॉम द करंट होंगे उसको हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस रूल को समझते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट एनी जंक्शन इज ज़ीरो। मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास एक ये जंक्शन है, यहाँ पर एक करंट ऐसे, मान लीजिए पी पॉइंट हमारे पास क्या एक जंक्शन है, यहाँ पर I1 करंट ऐसे एंटर हो रहा है, ये I2 करंट एंटर हो रहा है, ऐसे I3 करंट यहाँ से क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। यहाँ पर एक I4 करंट है और ये क्या है, I5 करंट है। तो स्टूडेंट यहाँ पर P पॉइंट पर टोटल करंट कौन कौन से मीट हो रहे हैं, I1, I2, I3, I4 एंड I5। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम I1 को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, I2 को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये टुवार्ड्स द जंक्शन जा रहे हैं। और I3, I4 और I5 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि अवे फ्रॉम द क्या है, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द जंक्शन हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हम कह सकते हैं इस P पॉइंट पर जो नेट करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3, लेकिन ये स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, माइनस है, क्यों, क्योंकि अवे फ्रॉम द करंट है, अवे फ्रॉम द जंक्शन है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट इन सभी करंट का जोड़ हमारा क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट इज ज़ीरो। तो ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली स्टूडेंट हम इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, सभी करंट का जोड़ हमारा क्या हुआ,
ज़ीरो हुआ। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारे करंट क्या है, एंटरिंग करंट है, जो इनकमिंग करंट कह सकते हैं, जो कि जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। और जो I3, I4, I5 है स्टूडेंट्स, ये करंट क्या है, आउट गोइंग करंट है, जो कि करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो अगर हम इसको राइट साइड में लेके जाएं तो I1 प्लस I2 जो होगा हमारा क्या होगा, ये जाएगी उधर तो प्लस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, जो एंटरिंग करंट होगा या फिर इनकमिंग करंट होगा वो किसके इक्वल होगा, आउट गोइंग करंट के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउट गोइंग करंट। स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये कहा था कि जो ये करंट रूल है वो किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। तो स्टूडेंट हम इसको यहाँ पे समझ सकते हैं, अगर ऐसा है कि जितना करंट इनकमिंग है उतना ही करंट आउटगोइंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने चार्ज पार्टिकल यहाँ पर पी पॉइंट की तरफ आ रहे हैं उतने ही चार्ज पार्टिकल यहाँ से क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल का यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, वो चार्ज पार्टिकल क्या है, कंजर्व है। तो स्टूडेंट इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो करंट रूल है या फिर जो जंक्शन रूल है किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल इज द किरचॉफ्स सेकंड लॉ, या फिर इसको कह सकते हैं लूप रूल भी कहते हैं और मैश रूल भी कहते हैं। और स्टूडेंट ये जो सेकंड लॉ है या फिर जो लूप रूल है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ किस पे डिपेंड होता है स्टूडेंट्स, एनर्जी पर डिपेंड होता है। जिस तरीके से हमने फर्स्ट लॉ के लिए देखा था दो अलग अलग यहाँ पे स्टेटमेंट्स थी, इसी तरीके से इसके लिए भी दो स्टेटमेंट्स है। तो स्टूडेंट समझते हैं, मान लीजिए ये क्या है, ए राउंड एनी क्लोज लूप ऑफ ए नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, किसी क्लोज लूप की बात कर रहा है, किसी भी क्लोज लूप, यानी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, तो इसमें हमें स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक लूप चूज करनी पड़ेगी। लूप का मतलब है कि किसी एक पॉइंट से ऐसे स्टार्ट हो मान लीजिए, और मान लीजिए ऊपर वाले सर्किट की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से ऐसे चले इस लूप में इस तरीके से, और यहीं पर हम आके क्या हो गए, रुक गए। तो इस ऐसे मान लीजिए गए और ऐसे हम क्या है, इसी पॉइंट पर रुक गए। तो स्टूडेंट ये जो हमारा क्या है, एक लूप है, ये क्या हमारी लूप है। स्टूडेंट ऐसी लूप हम इसको क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लूप हमारी ऐसे बड़े सर्किट के लिए भी हो सकती है, इस वाले सर्किट के लिए भी हो सकती है, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस क्लोज लूप में जो नेट चेंज इन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने कहा था इट इज़ अ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं इस पर बेस्ड क्यों है और ऐसा क्यों होता है। जैसे कि हमें पता है जब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होगा तो वहाँ पे चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर हम कह सकते हैं ये जो बैटरी होती है इन चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगाती है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल ऐसे क्या करते हैं, मूव करते हैं। और हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टूडेंट क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है स्टूडेंट, हमने जो फर्स्ट जो यूनिट थी उसमें देखा था कि और +1 क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं, जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स में एक क्लोज पाथ पर अगर चार्ज पार्टिकल या फिर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है इन कंजर्वेटिव फोर्स में, तो वहाँ पर जो नेट वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। फिर क्लोज्ड पाथ के लिए जो वर्क डन होता है, क्लोज्ड पाथ के लिए जो स्टूडेंट वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे वर्क डन जीरो हुआ, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो वेस्ट हुई वो क्या हुई, या फिर एनर्जी जो चेंज हुई वो क्या हुई, जीरो हुई। यानी एक पॉइंट से अगर मैं ऐसे मूव करता हूँ दूसरे पॉइंट पे जाता हूँ, उसी पॉइंट पर मूव करके वहीं पे जाता हूँ, तो जो ये क्या हुआ, हमारे क्लोज्ड पाथ हुआ। और क्लोज्ड पाथ होने के कारण
हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नेट जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो इसको वर्क को पोटेंशियल में हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो हमारे पास पोटेंशियल की डेफिनेशन आई थी वो क्या थी, वर्क अपॉन में चार्ज थी। अगर वर्क हमारा 0 हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, कंजर्वेटिव फोर्स की जो स्टेटमेंट थी, वर्क डन फॉर ए क्लोज्ड पाथ 0 है, तो स्टूडेंट वहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा क्या होगा, 0 ही होगा। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। और दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास स्टूडेंट क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इन एनी लूप of a circuit is equal to the sum of product of current and resistance in it। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट कि किसी भी सर्किट में जितने भी ईएमएफ है सभी का जोड़ किसके इक्वल होगा, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, जो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसको मैथमेटिकली, इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली हम स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं और इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करने से पहले हमें इसके लिए भी कुछ साइन कन्वेंशंस समझने होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन को समझते हैं कि वो क्या है, और जब हम एग्जांपल करेंगे एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि साइन कन्वेंशन हमें कैसे यूज़ करने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, मान लीजिए पहला रूल क्या कहता है, वी कैन टेक एनी डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन द लूप। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने एक ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट लिया था इसमें हम जो हमने ये लूप बनाई है क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं होता है। एंड द नेक्स्ट इज द ईएमएफ ऑफ सेल इज टेकन एज positive if the direction of loop from its नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो हमारे पास लूप ऐसे मूव कर रही है, लूप की डायरेक्शन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे लूप ऐसे जा रहा है। लूप को अगर हम सेल के साथ कंपेयर करते हैं तो लूप की जो डायरेक्शन है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो स्टूडेंट हमें ईएमएफ को कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। जैसे कि लूप की डायरेक्शन ये है और ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ है, तो हमें ईएमएफ कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है। और स्टूडेंट अगर हम लूप अपोजिट लेते, जैसे कि मान लीजिए हम लूप को क्या ले लेते ऐसे, इसमें इस वाले केस में क्या लेते हैं, लूप अगर मान लीजिए हमने ऐसे ली, अगर हम लूप को ऐसे लेते हैं तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, लूप की डायरेक्शन ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये लूप की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव है तो इसका ईएमएफ हमें कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, जो कि हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, द ईएमएफ ऑफ सेल इज टेकन एज नेगेटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ द लूप फ्रॉम इट्स पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी इस इलेक्ट्रोलाइट में से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो हमें ईएमएफ को कैसा लेना है स्टूडेंट, नेगेटिव लेना है। स्टूडेंट इसी तरीके से दो और हमारे पास स्टेटमेंट हैं साइन कन्वेंशन की, वो क्या है कि द करंट रेजिस्टेंस प्रोडक्ट आई आर, जो हमारा करंट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है, इज टेकन एज पॉजिटिव इफ द रजिस्टर इज ट्रेवर्स्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अज्यूम करंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, जो हमारा मान लीजिए इस डायरेक्शन में करंट हमारा, देखो करंट आई ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट हमारा आई ऐसे फ्लो हो रहा है। तो अगर करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन देखो क्या है, सेम है, तो इस रजिस्टर और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है स्टूडेंट, इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1, और ये रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो ये जो I1 R1 जो प्रोडक्ट होगा हमें कैसा लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। जैसे कि ये दिया हुआ है करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन क्या है, सेम होगी, तो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। सेम इसी तरीके से अगर करंट और लूप की डायरेक्शन अपोजिट है तो स्टूडेंट हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस जो कि आई आर का प्रोडक्ट होगा वो कैसे लेना होगा,
नेगेटिव लेना होगा। जैसे कि इस केस में हम कह सकते हैं कि इस केस में जो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है I2 फ्लो हो रहा है और लूप हमने ऐसे बनाई है, तो लूप हमारी ऐसे है, करंट ऐसे है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुआ लूप और करंट। तो स्टूडेंट हम इसको कैसे लेंगे, इस प्रोडक्ट को हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना होगा। ये जो इस रेजिस्टेंस और इसके थ्रू जो करंट जा रहा है, इस प्रोडक्ट को हम कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको इस तरीके से, ये हमारे पास क्या है, साइन कन्वेंशन है। इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी होती है, कुछ इक्वेशंस बनानी होती है। तो स्टूडेंट इनको हम एक एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं। मान लीजिए यही सर्किट के लिए हम कितनी लूप बना सकते हैं, कितनी इक्वेशंस हम बना सकते हैं, तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो स्टूडेंट देखते, मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, इसके लिए हम कितनी लूप और कितनी इक्वेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं। मान ली हम यहाँ पे देखो स्टूडेंट, मेनली 3 लूप यहाँ पे बना सकते हैं, एक इस छोटे सर्किट के लिए, एक इस छोटे सर्किट के लिए और एक इस बड़े सर्किट के लिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम करते हैं, इस छोटे सर्किट के लिए लूप बनाते हैं। मान लीजिए हमने एंटी क्लॉकवाइज ली, इसको स्टूडेंट हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो स्टूडेंट मान लीजिए हमने इस लूप में इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, तो जब इस पॉइंट से मान लीजिए ऐसे चल रहे हैं, तो इस रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन हमारी ऐसे है और करंट जा रहा है I3। तो इस डायरेक्शन में जो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है I2 R3। करंट हमारा ऐसे मान लीजिए जा रहा है और लूप हमारी ऐसे है। तो इस रजिस्टर में से स्टूडेंट देखो, इस आर्म में से हमारी करंट जा रहा है I1। तो इसमें इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, ये हमारा क्या होगा, ये भी पॉजिटिव I1 R1। और स्टूडेंट यहाँ पर ये किस टर्मिनल से, ये हम कह सकते हैं, ये जब लूप हमारी ऐसे आगे जाएगी तो लूप हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो हम कह सकते हैं ये किसके इक्वल होगा, पॉजिटिव EMF के इक्वल होगा। यानी जितना हमारा अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट क्या है, किसी भी क्लोज्ड लूप में जो सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस ये है, इस लूप में किसके इक्वल होगा, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रजिस्टर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने ये जो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ी थी, इस सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये बनाया। देखो, द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF इन एनी लूप ऑफ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। देखो इस लूप में हमारे पास EMF कितना है, सिर्फ यही EMF है, हमने ये यूज़ किया है। सम ऑफ किसके इक्वल होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। करंट और रेजिस्टेंस, 2 रजिस्टर है तो दोनों का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सम कर दिया। और डायरेक्शन जो हमने साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग किया है। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे एक लूप ऐसे ले सकता हूँ, हो सकता है यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या किया, ये लूप हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको भी एंटी क्लॉकवाइज लिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस लूप में मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ, इस पॉइंट से हमने क्या किया, स्टार्ट किया। तो जब इस पॉइंट से मैं अगर ऐसे मूव करूँगा तो यहाँ पर इस रजिस्टर में से R2 में से I3 करंट ऐसे जा रहा है और हमारी लूप ऐसे जा रही है। देखो लूप हमारी इस डायरेक्शन में है और करंट ऐसे है, तो हम कह सकते हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा R2 के अक्रॉस नेगेटिव में होगा, जो कि I3 R2 होगा। ऐसे जाएंगे तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। देखो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास हम कह सकते हैं करंट ऐसे जा रहा है, करंट क्या है, ऐसे जा रहा है, और हमारी लूप इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, लूप इस डायरेक्शन में, यानी इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये भी क्या होगा, नेगेटिव में। और करंट स्टूडेंट कितना जा रहा है, ये I2, यानी करंट इस ब्रांच में क्या है, I2 करंट है, तो ये होगा I2 R3। ये किसके इक्वल होगा, जो EMF हमें देखना है स्टूडेंट, यहाँ पे EMF देखना, ये हमारी लूप जा रही है ऐसे, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है। लूप हमारी कैसे जा रही है, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव में, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है। क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो EMF होगा हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, इस लूप के अकॉर्डिंग हमारे पास एक
इक्वेशन बन गई। अगर हम इसी को एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज लेते तो स्टूडेंट यही स्टेटमेंट क्या आ जाती, सभी टर्म्स पॉजिटिव हो जाती। और इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि सारी की टर्म पॉजिटिव है, सारी टर्म नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं नेगेटिव कॉमन लेकर उधर लेके जाऊँगा तो हमारे पास यही की टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। या फिर इन टर्म को हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी लूप को चेंज करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टूडेंट यहाँ पर एक और हम एग्जांपल देख सकते हैं, बड़ी लूप भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने बड़ी लूप ऐसे लगाई है, ऐसे। तो स्टूडेंट यहाँ पे बड़ी जो हमने लूप यूज़ की है इसके अकॉर्डिंग क्या है, हम इन लूप का नाम दे देते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, ए बी सी डी, लूप हमारी क्या ए बी सी डी ए, जो कि एक क्लोज लूप है। इसके अक्रॉस अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए ए पॉइंट से हमने क्या किया, स्टार्ट किया, तो यहाँ से हमारा जो लूप है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हम लेके चल रहे हैं। तो हमारा लूप में करंट, इस रजिस्टर में करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा स्टूडेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऐसे। ठीक है, ये हमारा EMF है जिसको हम इक्वल टू के इधर लेना है, और ये भी EMF है इक्वल टू के राइट साइड में लेना है। और इस लूप में चलते हैं तो एक और हमारे पास रजिस्टर कौन सा आ रहा है स्टूडेंट, ये रजिस्टर इस लूप में आ रहा है। ये रजिस्टर लूप में नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि लूप हमारी ये बन रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं करंट I2 इधर मूव कर रहा है और लूप हमारी ऐसे, तो ये नेगेटिव में होगा, यानी -I2 R3। ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, यहाँ पे EMF को अगर हम चेक कर सकते हैं, EMF को अगर हम देखते हैं तो एक लूप जो है हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है, तो इसका EMF E1 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लूप हमारी कैसे जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव में, यानी ये हमारा EMF क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट एक स्टेटमेंट हमारे पास, ये जो इक्वेशन हमारे पास ऐसे बन जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशन को सोल्व करके हम R1 R2 और करंट की वैल्यू भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस भी किसी भी पॉइंट के अक्रॉस क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।